नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले करने का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी खुली चेतावनियां दे रहा है। सवाल सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का नहीं, बल्कि दुनिया की बदलती ताकतों का है। ईरान के एक वरिष्ठ IRGC सलाहकार ने दावा किया कि अगर अमेरिका ने आर्थिक या समुद्री दबाव बढ़ाया तो इसकी कीमत यूरोप को चुकानी पड़ेगी। इसी बीच रूस और ईरान की बढ़ती रणनीतिक नजदीकियों को लेकर भी चर्चाएं तेज है। आज सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका का दबाव अब उसके सहयोगियों पर भी भारी पड़ सकता है? क्या ईरान सिर्फ जवाब नहीं बल्कि नई रणनीति पर काम कर रहा है? और क्या रूस और ईरान की बढ़ती साझेदारी वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकती है? और इससे भी बड़ा प्रश्न ये कि क्या मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की ओर आगे बढ़ रहा है? इन्हीं सवालों पर होगी आज सबसे बड़ी चर्चा, क्योंकि सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और आने वाले कल का है। अब आखिर हालात क्या बन रहे हैं और स्थितियां क्या है, रणनीतिक ये मायने इसके क्या निकाले जाए, इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा दूं आपका। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, लगातार 8वीं रात यूएस का ईरान पर प्रहार, भीषण प्रहार जारी है और ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, बुनियादी ढांचों को भी निशाने पर लिया गया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर एक दफा फिर से 8वें दिन भी इसी तरीके से भीषण स्ट्राइक की गई और लगातार कहा जा रहा है ईरान भी पलटवार कर रहा है, लेकिन कहीं से भी ये रफ्तार हमलों की सुस्त होती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका लगातार भीषण वार कर रहा है और 8वीं रात यूएस का ईरान पर यह प्रहार भी बैक टू बैक जारी है। तो बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया गया है। साथ ही ट्रंप के खिलाफ लगातार एक जो नया मोर्चा ईरान में रीएस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस रण क्षेत्र में कौन किसको मात देगा, कौन सी चाल और कौन सा दाव जो कि महंगा पड़ेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन यूके देवराज सर हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही मेजर विराट मिश्रा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। दोनों का ही बहुत तहे दिल से स्वागत करूंगे। और पहला सवाल यूके देवराज सर आप ही से, अगला निशाना कौन होने वाला है ईरान का? क्योंकि 8th डे और 8वें दिन भी अमेरिका भीषण प्रलय लाया हुआ है ईरान में। ईरान अब क्या करेगा? ईरान जो है अपना जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से ईरान जानता है कि ईरान जो है अमेरिका की सैन्य शक्ति का बराबरी नहीं कर सकता, मुकाबला भी नहीं कर सकता। ईरान के पास अभी फिलहाल उनकी एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो गई है, नेवी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ईरान के पास शक्तिशाली हथियार हैं, ड्रोन और मिसाइलें। जाहिर बात है कि ड्रोन और मिसाइल की जो शक्ति है वो तभी तक है जब तक कि वह आपके पास इन्वेंट्री में बची हुई है। तो अमेरिका आशा कर रहा है कि इस तरह से ईरान के ऊपर अब जब अमेरिका और ज्यादा दबाव बना रहा है, जिसके जवाब में ईरान और ज्यादा ड्रोन और मिसाइल फायर कर रहा है, तो अमेरिका की कूटनीति रणनीति ये है कि बहुत जल्दी ही ईरान के पास ड्रोन्स की कमी पड़ जाएगी। बहुत जल्दी ही ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उनकी कमी पड़ जाएगी। अमेरिका आशा कर रहा है कि उस दिन वह ईरान के ऊपर एक निर्णायक हमला करेगा। जी। विराट सर, आप क्या इसे पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं? 8वें दिन अमेरिका हमला करता है, लेकिन ईरान बहुत क्लियर है, बहुत ट्रांसपेरेंट रवैये के साथ अभी तक सामने आ रहा है। बहरीन को टारगेट पर लिया, जॉर्डन को लिया, कुवैत को लिया, अन्य जो देश है उनको भी लिया, लेकिन इस चक्रव्यूह को क्या भेद पाएंगे मोस्तबा? ये बहुत मुश्किल है ईरान के लिए। मिलिट्रीली
यूएस को हरा पाना या उससे बराबरी का युद्ध देख करना, क्योंकि आपको भी पता है कि ये एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, बराबरी का की लड़ाई थी ही नहीं, डे वन से लड़ाई नहीं थी। और आपने देखा भी कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो मिडिल ईस्ट में ही चल रहा है, जबकि लड़ने वाली कंट्री यूएस है, उनके मेनलैंड पे कभी कोई हमला नहीं हुआ, उसकी कोई बातचीत ही नहीं होती। तो बराबरी का युद्ध तो पहले दिन से ही नहीं है। जहां तक बात अभी आपने करी कि इनके साथ कौन खड़ा होगा, ईरान के साथ, या ये लगातार जो मिडिल ईस्ट में दूसरे देश ईरान हमला जिन पे कर रहा है, तो देखिए रूस एक ऐसा देश है जो इनके साथ परोक्ष रूप से जरूर खड़ा है और मदद कर रहा है। वो मदद किस तरीके की है, जैसे S-400 वाली जो इनकी मिसाइल्स है उसमें सपोर्ट करना। आपने रिसेंटली सुना होगा कि यहाँ पे डूम्सडे प्लेन, जो टुपोलेव डूम्सडे प्लेन है, वो रूस ने सप्लाई किया ईरान को। और इससे क्या होता है कि एक बैटल अवेयरनेस बनती है, ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बन जाता है ईरान के आकाश में, उसको मदद कर रहा है। दूसरी भी बात यह है कि जितने भी सैटेलाइट डेटा है वो रूस की तरफ से ईरान को मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ ट्रूप मूवमेंट कहाँ हो रहा है, नेवल ब्लॉकेड कहाँ हो रहा है, इनकी नेवी की जो शिप्स है वो यूएस की कहाँ जा रही हैं। तो ये सारी चीजें रूस सप्लाई कर रहा है ईरान को, जिसकी वजह से ये अपने ड्रोन्स और बाकी जो इनके पास जो छोटे हथियार हैं जिससे ये लगातार हमला कर रहे हैं, वो थोड़े सटीक होते जा रहे हैं। और उसी की वजह से आपने देखा कि 2 जवान यूएस के हताहत भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान को मदद मिल रही है परोक्ष रूप से, और ये मदद इसलिए मिल रही है क्योंकि ईरान ने खुद मदद की थी रूस की शाहिद 136 ड्रोन्स की सप्लाई करके और उसकी टेक्नोलॉजी देके वहां पे, जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के काम जरूर आ रहे हैं, और आपको नहीं ये तो अभी समझना तो पड़ेगा। ये वाला गेम चल रहा है कि कौन सेटन है और कौन एंजेलिक बिहेवियर के साथ सामने आ रहा है। ये बयान थोड़े हल्के ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन इसमें भी बड़ा दम है, क्योंकि यही तो है प्रेशर टैक्टिक्स का एक पूरा रवैया। यूके देवनाथ सर, सेटन बता देना इजराइल को भी, अमेरिका को भी, दूसरी तरफ ईरान भी कौन सा कम है। ईरान ने भी तो पूरी तरीके से हॉर्मूज को ब्लॉक कर रखा है। हाँ, ये सैटन शब्द का इस्तेमाल उभय पक्ष करता है। दोनों ही, चाहे हम मुस्लिम्स की बात करें चाहे क्रिश्चियंस की बात करें, ओरिजिन अब्राहमिक ट्रेडिशंस में है, जहाँ एक तरफ गॉड है, खुदा है, और दूसरी तरफ शैतान यानी सैटन है। तो उभय पक्ष इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यह शब्द ठीक जमता नहीं है। जमता इसलिए नहीं है क्योंकि उभय पक्ष, दोनों ही पक्षों में से कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो कि निर्दोष हो। इस युद्ध के पीछे उभय पक्ष कुछ हद तक जिम्मेवार है। हाँ, कोई एक देश थोड़ा कम जिम्मेवार है इस युद्ध के लिए और कोई एक देश ज्यादा जिम्मेवार है इस युद्ध के लिए। हमें भविष्य में देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दोनों ही देशों पे दबाव डालना पड़ेगा, खासतौर से अमेरिका पर, इजराइल पर भी, कि भविष्य में ये जो तनातनी का माहौल है ये कम हो। ये कैसे कम होगा? इसकी शुरुआत में पहला कदम तो ये है कि दोनों देश बातचीत करें। जाहिर बात है कि अगर बम और मिसाइल गिरते रहेंगे एक दूसरे पर तो बातचीत फिर नहीं होगी। यूके देवनाथ सर, बातचीत हुई तो दस्तखत भी हुए। अब तो दस्तखत को भी कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की दस्तखत में भी दम नहीं है, वो औकात नहीं है कि जंग रुक जाए। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े ड्रामेटिक स्टाइल से एक बड़े से कागज पर मोटा सा स्केच पेन लेकर जो अपना दस्तखत करते हैं, दुनिया भर में जो हम सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, या जैसे फॉरेन सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं, वो हंसते हैं। ये दिखाता है डोनाल्ड ट्रंप की वो मेगलोमेनिया नाम का एक शब्द होता है, यानी काफी दम्भी हैं। अगर उनको कोई ऑर्डर पास करना है तो चुपचाप एक नॉर्मल A4 का साइजन में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक नॉर्मल पेन उठाएं, साइन करें। जरूरत थोड़ी ना कि वर्ल्ड मीडिया का एक कैमरा जो है उनके दस्तखत पे ही फोकस करे। लेकिन किया गया है सर, किया गया है ये बेशक हाँ, से आपको अभी पन लग रहा होगा, लेकिन उस सिग्नेटरीज पर कितने प्रश्न उठे, उसको लेकर एनालिसिस बकायदे हुए, वास्तु भी चेक किया गया उसका। विराट सर, लेकिन ये वास्तु मिडिल ईस्ट के लिए फिट नहीं बैठ पाया, आई गेस। जी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये वास्तु फिट नहीं बैठता है। और देखिए एक चीज जो अभी सर ने कहा ना, मेगेलोमेनियक, तो ट्रम्प कहीं ना कहीं देखिए दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है भी, तो उनको शायद
उस पद पे पहुंच के बहुत ज्यादा ये लगता है कि वो जैसे चाहेंगे वैसे दुनिया का रुख मोड़ देंगे। पर इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें ये भी हुई है कि दूसरे जो देश है वो भी ऐसे चुप बैठने वाले नहीं है। जब आप उनके ऊपर इस तरीके के हमले करेंगे जो उनकी अस्मिता, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाएगी बात और उनके लोग हताहत होंगे, तो वो भी वापस जवाब देंगे। और वही जवाब दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ये 2 महीने में ये खत्म कर देंगे, 3 महीने में खत्म कर देंगे पूरी लड़ाई और जीत के वापस आ जाएंगे। इनका जो 8 मार्च का जो इनका बयान था उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि हमें अनकंडीशनल सरेंडर मिलेगा ईरान की तरफ से, पर वैसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लगातार इनकी ईगो को भी हिट कर रहा है और उसी के जो रिपरकशंस है वो ये है कि ये अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ये बताते हैं कि वो शैतान है, सैटन है। देखिए 1979 में जब ये रेवोल्यूशन हुआ था ईरान का, तब भी आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने भी ये ईरान ने ये कहा था अमेरिका के लिए कि ये शैतान बुजुर्ग है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इनके बीच में आदान प्रदान होता रहा है। एक प्रश्न, मुझे इसकी जानकारी नहीं कि आपने इस वीडियो को देखा या नहीं देखा। वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा भी किया गया। वेस्टर्न मीडिया पे कई ऐसे जो एस्ट्रो के एक्सपर्ट्स हैं, विराट सर, उस पर कई दफ़ा इस बात को लेकर चर्चा की गई। डोनाल्ड ट्रंप का जो सिग्नेटरीज के वक्त जो विजुअल आया था, जिस पर जूम करके बाकायदा वेस्टर्न मीडिया ने ये पेश करने की कोशिश की ये कोशिश अमेरिका की है, ईरान की नहीं है। इंसानियत की खातिर अमेरिका ने कोशिश की है। लेकिन उसके साथ साथ एक और पॉइंट ऐड किया कि डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर्स को अगर आप बहुत गौर करके देखेंगे तो उसमें अप्स एंड डाउन्स है। पहले अप्स एंड डाउन्स एंड देन फुल स्टॉप। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब फुल स्टॉप लगा रहे हैं इस वॉर के बाद? विराट सर, लगाने की देखिए ऋतु मैम पूरी कोशिश है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लगाना चाहेंगे। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे थे। देखिए मैं इसको वास्तु और उससे तो उतना नहीं जोड़ूंगा, मैं इसको जोड़ूंगा कोल्ड कैलकुलेशन से। और जब आप मिलिटरीली एक्ट करते हैं तो कोल्ड कैलकुलेशंस कहते हैं कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। पैसे का तो नुकसान हुई है, पर अब जब लोगों की जो ताबूत जब वापस जाते हैं, जो अमेरिकन सोल्जर्स के हताहत होने के बाद वापस अमेरिका में पहुंचते हैं, तो उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा है और उससे कहीं ना कहीं बचना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। उसी के चक्कर में ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द या तो पूरा नुकसान करके ईरान का वहां से वापस आए या जीत दर्ज करके वापस आए। ये पहले से ही बोलते आए कि जीत तो हो गई, हमारे सारे हमने अपने जो भी टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए, पर फिर आप किस लिए बचे रुके हुए वहां? आप लगातार हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने सरेंडर माना ही नहीं, उसने किया ही नहीं, वो आपके ऊपर लगातार हमले कर रहा है। तो कहीं और ना इसके बाद कहीं काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आए हैं। यूके देवनाथ सर से इस पर प्रश्न करूंगी। एक बड़ी खबर, उसके बाद सर आ रही हूँ आपके पास। अमेरिका ने कुवैत एयरबेस से हमला किया है और बाकायदे आपको बता दें ईरानी ठिकानों पर घातक बैलिस्टिक प्रहार किया गया। इमार सिस्टम से ईरान पर मिसाइलें दागी है। एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है घातक मिसाइलों की जिसके जरिए ये भीषण वार किया गया। ATACMS मिसाइल से ईरानी ठिकानों पर वार किया गया है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई है। हालांकि ये क्या रणनीति है, किस पार्ट का ये नतीजा है और क्या अब इसके बाद मिडिल ईस्ट की चिंगारी पूरी दुनिया भर में ददकने वाली है, इस प्रश्न पर भी आऊंगी। लेकिन यूके देवनाथ सर, सीधे क्वेश्चन मेरा आपसे यही, इस दफा सीजफायर जब से ऐसा लगा कि टूट गया, कागजों को फाड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद ये नजर आ रहा है कि अब और ज्यादा एजिटेटेड हो गए हैं ट्रंप। वो अब इस दफा किसी कीमत पर वार्ता करने में इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहे हैं। 8वें दिन भी भीषण प्रलय लाया है ईरान पर। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप वार्ता पर भरोसा करते भी हैं कि नहीं, इस प्रश्न पर आपसे जवाब चाहूंगी। हाँ देखिए, वार्ता तो करनी पड़ेगी। अमेरिका ईरान पर कितने भी बम गिरा ले, अभी अटैकमस मिसाइल सिस्टम फायर किया है, बहुत ही प्रभावी मिसाइल है, 300 किलोमीटर रेंज है, जरूरत के मुताबिक 250 केजी का वॉरहेड हाई एक्सप्लोसिव फिट कर सकते हैं, धमाका बहुत शानदार होता है। लेकिन जमीन पर ठीक है बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। लेकिन क्या ईरान, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना पड़ेगा, उनके मिलिट्री एडवाइजर उनको बताते हैं लेकिन वो सुनते नहीं कि अपनी इन मिसाइलों के या बमों के हमले से ईरान क्या मजबूर हो जाएगा, घुटने पर आ जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा और अमेरिका की जो शर्तें हैं उसको आंख मूंद करके साइन कर लेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। अमेरिका ने 40 दिन के युद्ध में 32,000 बॉम्ब गिराए थे।
1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक। अभी पिछले 8 दिन में आकलन है कि उन्होंने करीबन 4000 बॉम्ब और गिराए हैं। तो इससे ईरान को फर्क, देखिए ईरान बहुत बड़ा, जितना बड़ा उत्तर भारत है इतना बड़ा है ईरान। तो आप समझिए उत्तर भारत जैसे विशाल देश पर आप वहां पे 10 या 20 ब्रिजेस को उड़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ये उसके इन ब्रिजेस के पहले भी, ये ब्रिजेस तो 30 साल पहले या 20 साल पहले या 10 साल पहले बनाए गए ना। इनके पहले भी वहां तो रास्ते आपकी थे, बातों से ऐसा बड़ा लगता है कि लंबा ईरान, रास्ता पड़ता था। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ईरान पहले से रेडी है। हाँ देखिए, ईरान की जो सभ्यता है उसमें हमेशा जान देने को, कुर्बानी देने को बहुत प्राधान्यता दी गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले पूरे एशिया के हर देश पर यूरोपियन लोगों ने कब्जा कर लिया था। कहीं पे अंग्रेज थे, कहीं फ्रांस था, कहीं पर पोर्चुगीज थे, कहीं पे जर्मनी था। एकमात्र ऐसा देश एशिया में जो कभी किसी यूरोपियन देश का गुलाम नहीं बना पिछले 400 साल में, 300 साल में, 200 साल में, कौन? ईरान। तो राइट, ये उनकी सभ्यता, उनके नेशनल कैरेक्टर की एक पहचान है कि वो एब्सोल्युटली घुटने पर एब्सोल्युटली। नहीं आते। नहीं, इसी के साथ एक और ख़ास मेहमान ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, कर्नल देवानंद सर। उन्हीं से मेरा प्रश्न है, अगर सीधे सीधे इस पूरी स्थिति को देखा जाए, शायद टेक्निकल ग्लिच है, वापस उनका रुख करेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच इरबिल को लेकर के जानकारी मिल रही है, साथ ही साथ जॉर्डन पर भी हमला किया गया। ईरान ने फिर से जॉर्डन पर हमला किया है, देर रात फिर से जॉर्डन पर हमला हुआ है। मुवाफक सॉल्टी एयर बेस पर धमाका, बैलिस्टिक मिसाइल से धमाका हुआ है। देर रात फिर से जॉर्डन पर भीषण स्ट्राइक की गई। हमारे साथ विराट सर बने हुए हैं। विराट सर, ये बताइएगा पूरी तरीके से स्थिति, पहले कहा जाता है आउट ऑफ कंट्रोल, फिर वापस से स्थिति नियंत्रण में आ जाती है, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ऐसी परिस्थिति बन क्यों रही है? एंड द सेकेंड थिंग, ये हिमार्स ATA CMS जो रेंज है, इसके बारे में भी ज़रा ब्रीफ बताइएगा, जो दर्शक देख रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो कि आखिर ये होती क्या है, जिसकी जरिए इस तरीके की जो तस्वीरें वो दिखाई जा रही है। मुवफ़्फ़क़ सॉल्टी एयरबेस पर भी धमाके सुने हैं। जी देखिए रिति जी, बहुत ही एडवांस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपने बात करी हिमार्स की, और 300 किलोमीटर की, जैसा अभी सर ने बताया भी कि इनकी रेंज है, बहुत ही प्रिसाइज है ये। इनका पहला इस्तेमाल जो हुआ था वो हुआ था 2022 में, जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वहां पे। और इनकी प्रेसिजन के साथ साथ इनकी क्षमता, जिसे कहते हैं कि शूट एंड शूट वाली है, कि आपने फायर किया और उसके बाद आप वहां से निकल गए थे। इनका एक अच्छी चीज ये भी है कि ये जो मिसाइल्स है हिमार्स वाली, ये इनका एक वर्जन C-130J में भी लोड किया जा सकता है, जिससे आप ईरान के ऊपर जाके इनको दाग सकते हैं। बहुत ही GPS प्रेसिजन बेस्ड मिसाइल्स है ये, तो बहुत ही एक्यूरेटली ये फायर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनिमी को। इसके अलावा आपने कहा कि ये सब हो क्यों रहा है, देखिए एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि 60 दिन का सीज फायर हुआ था, उसका सम्मान तो हुआ नहीं। अब जब सम्मान नहीं हुआ है उसका, तो वापस से जो ये आप कहते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्रोल, नहीं तो कोशिश तो दोनों तरफ से नहीं हुई ना सर, कोशिश तो दोनों ही तरफ से नहीं हुई। अमेरिका कौन सा दिलचस्प था इस मामले को उठाने में? सीज फायर के बावजूद आपने नाकेबंदी रखी, हॉर्मुज की सांसें अटकाए रखी, तो अमेरिका भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ना? अमेरिका भी रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे देखिए, जब ये शुरुआत हुई थी इस 60 दिन के ये सीज फायर की टूटने की, तो कहीं ना कहीं ईरान ने भी इसमें अपना भूमिका निभाई थी। कैसे? जो उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज से जो टैंकर्स निकलने हैं उनका एक स्पेसिफिक रास्ता ईरान ने डिक्लेयर किया था, पर ओमान ने भी अमेरिका के दबाव में एक दूसरा रास्ता खोल दिया। और इसी वजह से वो पहले जो 3 टैंकर्स थे जिनके ऊपर ईरान ने फायर किया तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, वहीं से ये पूरा एस्केलेट हो गई। और फिर अमेरिका तो रुकने वाला है नहीं, उनके पास हथियार संसाधन है ही है। और फिर डोनाल्ड ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति, उन्होंने कहा फायर करो। और अब वही वो कह रहे हैं कि ये शैतान देश है, इस शैतान को हर तरीके से डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। 2 लोग अभी पहले ही सवाल मैंने इसीलिए पूछा, ये सेटन और एंजेलिक बिहेवियर, इस रुख को लेकर के क्यों आखिर इस तरीके की हवा बनाई जा रही है। मेरे साथ कर्नल देवानंद सर भी जुड़ गए हैं। देवानंद सर, ये पूरी तरीके से स्थिति अगर समझी जाए, आप क्या इसे बदलते हुए हालात को लेकर के एक्सप्लेन कर पाएंगे? ये चक्रव्यूह क्या बन रहा है? अमेरिका बनाम ईरान,
ये पहले इजराइल बनाम ईरान था, अब ये रीजनल डिस्प्यूट से कुछ ज्यादा बड़ा बन चुका है। जी नमस्कार, जय हिंद। मैं इस विषय पर यह कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से ये युद्ध की परिस्थिति बदलती जा रही है आए दिन, और वैसे भी युद्ध के दौरान में अगर हम सब पुरानी जितने भी युद्धों को पढ़े या कोई भी एक सिचुएशन होती है, कभी भी एक नहीं रहती है। पर यहाँ कुछ चीजें बहुत एक स्टैटिक हैं, जिनके चारों तरफ इर्द गिर्द ये युद्ध की पूरी रणनीति तैयार हुई है। पहला केंद्र बिंदु है ट्रंप और अमेरिका। ट्रंप को ज्यादातर जो विद्वान जिनको हम कहते हैं, आजकल चर्चाएं करते हैं, वो कहते हैं कि वो आदमी ऐसे ही अपने स्टेटमेंट बदलते हैं। पर मेरा मानना है कि ट्रंप बिल्कुल बहुत चालाक और एक समझदार व्यक्ति हैं, जो अपने हिसाब से युद्ध का, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं अमेरिकन सेना के, वो बाकी डेमोक्रेसीज की तरह सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं है। तो मिलिट्री कमांडर के नाते वो किस प्रकार से युद्ध को लड़ रहे हैं, मैं उसको उसका रणनीति का हिस्सा मानता हूं। दूसरी तरफ है IRGC, जो एक इस्लामिक विचारधारा का संगठन, चालाकी एक कौन सेना से है। बेसिस पे आप बता वो रहे हैं? ईरान की सेना नहीं है, उसका नाम है इस्लामिक देवानंद सर, चालाकी किस बेसिस पे ट्रंप की? जी, आप कुछ कह रहे थे? चालाकी किस बेसिस पर है डोनाल्ड ट्रंप की? आपकी आवाज कम आ रही है, सॉरी आई कुड। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है, वापस सर का रुख करेंगे। मेरे साथ यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, अगर आपने सुना हो देवानंद सर को, वो कह रहे हैं कि चालाकी है, बेहद दिलचस्प कड़ी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, और यही वजह है कि वो लगातार अभी तक स्थिति में प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश कर रहे। एक तरफ गोली बारूद मिसाइल सब छोड़िए, दूसरी तरफ जबान से तीर भी इतने तेज छोड़िए कि दुश्मन पस्त हो जाए। हाँ रितु जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, हिंदी में एक शब्द होता है पैंतरेबाज। ज्यादातर डिप्लोमेसी में क्या होता है कि एक स्टेबल तरीका होता है। दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेसीज में या दूसरे देशों में भी एक सरकारी प्रवक्ता होता है जो आके 24 घंटे पे एक बयान देता है। ज्यादातर देशों में ही, चाहे युद्ध में या शांति काल में, रोज रोज राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर या विदेश मंत्री रोज रोज आके एक बयान नहीं देते हैं। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पैंतरा बार बार बदलने का जो ये तरीका ढूंढा है, इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि उनको क्षणिक टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाता है। एक तो दुनिया भर के जितने कूटनीतिज्ञ हैं वो हैरान है, परेशान है कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्या लाइन अख्तियार करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप दिन को रात कह देते हैं तो रात को दिन कह देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि उनके इन बदलते हुए बयानों से दुश्मन भी कंफ्यूज हो जाता है। एक तरीका होता है युद्ध में जहां आप कहते हैं कि मैं बातचीत के लिए अग्रसर हो रहा हूं, तो दुश्मन जानता है कि बातचीत के माहौल तैयार करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, बातचीत की बात करते करते बमबारी करते हैं। बमबारी करते करते कहते हैं कि अब इनको पाषाण युग में पहुंचा दूंगा। तो जो दुश्मन है यानी ईरान है, उसके भविष्य की जो आकलन है, तो क्यों दे रहे हैं चेतावनी, क्यों दे रहे हैं? आखिरी सवाल मेरे पास, समय जरा कम है यूके देवनाथ सर, चेतावनी क्यों दे रहे हैं मुस्तफा खामेनी? है आधार अभी? चेतावनी देने का एक ही पर्पस है कि दुश्मन को मानसिक रूप से परास्त करना। जबकि ये टैक्टिक अब काम नहीं करती है आजकल की दुनिया में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तीनों का ही ज्वाइन करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।